जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलवाएंगे भोपाल के सिद्धांता रेड क्रॉस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी से। डॉक्टर सुबोध एक कुशल सर्जन होने के साथ साथ एक विचारक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, लेखक भी हैं और रिसर्चर भी हैं। सर, आपके हौसलों का सम्मान करते हुए सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं और कुछ बताना चाहूंगा आपसे बातचीत करने से पहले दर्शकों को। डॉक्टर सुबोध लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के काम में सालों से जुटे हुए हैं। बतौर विचारक, नवाचारी, शिक्षाविद, लेखक और प्रशासक के साथ साथ मध्य प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर का जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा है। छात्र जीवन में ही इन्होंने अपने कौशल से सबको परिचित करवा दिया था। इन्होंने मध्य प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को विकसित किया। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान डॉक्टर सुबोध ने विदेश से भारत वापस लौटकर लोगों के इलाज की जिम्मेदारी ली। आज भी देश और दुनिया के शीर्ष संस्थानों में डॉक्टर सुबोध की सराहना होती है। हर वर्ग तक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय को इंडिया सलाम करता है। जी हां, सलाम इंडिया के इस मंच से लगातार हम आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो हमारे और आपके बीच में रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से उन्होंने हम सभी के लिए एक मिसाल कायम की है। वो एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की चुनौतियों का सामना हमें और आपको करना है, उसके लिए भी एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। बेहतर व्यवस्थाएं किस तरह से लागू हों और साथ ही साथ आने वाले दिनों में कोरोना काल में यह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आएगी, उससे निपटने को लेकर क्या क्या तमाम स्थितियां हैं। उन लोगों ने जो भी स्थितियों को देखा, समझा और हौसला रखते हुए एक मिसाल कायम की, उनसे जुड़ी बातें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक ऐसे ही मेहमान से आज एक बार फिर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल के सिद्धांता रेड क्रॉस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी। सर, आपका मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं और आपको सलाम करता हूं। नमस्कार। डॉक्टर सुबोध, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बहुत कड़वी सच्चाई बयां की। कल जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, इस वायरस के साथ ही जीना है। इस कोरोना का जो ये वार है, इसमें बचाने में दो लोगों की सबसे अहम भूमिका है। मैं ये कहूंगा दो चीजों की, एक मास्क और दूसरा हमारा परिवार। अब कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को प्रभावित किया है सर। अब आने वाले दिनों में नए जीवन शैली क्या होगी, उसमें क्या क्या बदलाव करने जरूरी होंगे, कृपया आपके माध्यम से चाहूंगा कि ये जानकारी और बात जनता तक पहुंचे। देखिए, दूसरी लहर इसलिए आई थी कि जब लॉकडाउन पहला ख़त्म हुआ था तो लोगों ने जो एहतियात बरतनी थी वो बंद कर दी। लोग बेफिक्र हो गए और लोगों को ये समझ आ गया था कि अब हमको कोरोना वायरस के साथ तो रहना ही है। और जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं होता है और हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है, तब तक तो आप मान के चलिए कि हमें पूरे एहतियात बरतने ही पड़ेंगे, जैसे कि मास्क पहनना, भीड़ से दूर रखना और सैनिटाइजेशन करना। अब जो दूसरी लहर आई थी, इसमें हमने जो थोड़ा डिफरेंस देखा है कि पहली लहर में ज़्यादातर पेशेंट्स माइल्ड थे या एसिम्प्टोमेटिक थे, और इस बार जो पेशेंट्स आए हैं वो सीवियर आए हैं और आईसीयू के लायक आए हैं। तो इस बार हम लोगों ने बहुत सीरियस पेशेंट्स देखे। इस बार मृत्यु कुछ ज़्यादा थी। इस बार हम लोगों ने यंग पेशेंट्स में भी काफ़ी सीवियर कोरोना देखा है। अब जो चेंजेस लाइफ स्टाइल के साथ साथ बिजनेस में भी आएंगे कि हमको अपना ई प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा। हमको हेल्थ सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, ये सब काफ़ी ग्रो करेंगी। तो हम लोगों को इन दिशाओं में आगे अग्रसर होना पड़ेगा। डॉक्टर सुबोध, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। सर, सेकेंड लहर के दौरान जो हमने देखा और समझा, हमारा हेल्थ सिस्टम कितना तैयार था, जो चुनौतियां थीं उससे निपटने के लिए अब जाकर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, क्या
उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा हेल्थ सिस्टम अभी से तैयार है, और अगर नहीं है तो क्या आपको नजर आता है कि भविष्य के लिए कितनी तेजी दिखानी जरूरी होगी, कितना ज्यादा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा? देखिए, जून के बाद जब अब लॉकडाउन हटेगा तो हम लोग फिर भीड़ बढ़ाने वाले हैं, एहतियात फिर कम होने वाली हैं और कोरोना के मरीज फिर उसके 1-2 महीने बाद बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। अभी तक जितने भी वैक्सीनेशंस हुए हैं वो 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा हुए हैं। जो यंग और बच्चे हैं उन लोगों के वैक्सीनेशंस बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो इसीलिए यह सोचा जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर आएगी इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो अफेक्ट होंगे वो यंग एज और बच्चों में होना चाहिए। हम लोगों ने दूसरी लहर में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर इन सब का तो अच्छी तरीके से इंतज़ाम कर लिया है और इस बार अब हमको तैयारी करनी है पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड्स की और बच्चों के आईसीयू बेड्स की। सरकार और प्राइवेट सेक्टर बच्चों के आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रही है, जो कि जोर शोर से वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। इसी के साथ हम सब लोगों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं, जो इंजेक्शन्स हैं, इन सब के पर्याप्त स्टॉक्स भी सारे अस्पताल अरेंज करना शुरू करें और उनको रखें, ताकि जब तीसरी लहर आए तो इस बार जो कमियां हुई थी दवाइयों की, ऑक्सीजन और ये सब प्रॉब्लम्स इस बार ना आवे। तो हम लोग तीसरी लहर को तो और अच्छे तरीके से चुनौती दे पाएंगे। सर, मैं सिद्धांता रेड क्रॉस अस्पताल की बात भी करना चाहूँगा। ये हम बखूबी जानते हैं कि दूसरी लहर के दौरान हमने सभी अस्पतालों में जो हालात देखे, बहुत मुश्किल परिस्थिति थी, हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज़्यादा दबाव था। इन कठिन परिस्थितियों में आपके हॉस्पिटल ने, आपके कर्मचारियों ने, प्रबंधन ने किस तरह से बेहतर समन्वय के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया, और इस दौरान आपको खुद और आपकी टीम को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? पिछली बार हम लोग ने पूरे समय नॉन कोविड हॉस्पिटल चलाया था, क्योंकि उस समय हमको यह भी लग रहा था कि जो नॉन कोविड सुपर स्पेशलिटी पेशेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। पर इस बार का चैलेंज थोड़ा डिफरेंट था और सोसाइटी का चैलेंज देखते हुए कि इस बार आईसीयू बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, सीवियर कोविड पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने अपने आधे अस्पताल को कोविड किया था और बाकी का आधा अस्पताल नॉन कोविड चल रहा था। स्टाफ की काफ़ी परेशानी हुई। कुछ स्टाफ था जो बिल्कुल ही कोविड में काम नहीं करना चाहता था, कुछ स्टाफ जो कोविड में काम कर रहा था समय के साथ बीमार पड़ता था। तो ये मान के चलिए कि हम लोग करीब 2/3 से 3/4 स्टाफ के साथ हम लोगों ने काम किया है। बीच में एक समय आया था कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और ऑक्सीजन के लिए हम लोगों को यह हाल हो जाता था कि कई बार 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कई बार 4 घंटे की। तो रात को कई बार 2-2, 3-3 बजे तक रात भर हम लोग ऑक्सीजन की लाइन में लगे रहते थे, कोशिश करते रहते थे। पर अब ऑक्सीजन की समस्या पूर्ण तरह से समाप्त हो चुकी है। इसी तरीके से इंजेक्शन थे, रेमडेसिविर थे, टॉक्सिल था, इटोलिजुमैब था, और अब जो है ये अपने एंटी फंगल जो हैं लाइपोसोमल, ये सब की जो कमी रही, और इसके लिए हम लोगों का करीब कुछ घंटे रोज इन्हीं कमियों को से जूझने में निकल जाता था। अच्छा, इस समय ये हुआ कि जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनसे मिलने उनके परिजन भी बहुत कम आते थे, तो उन मरीजों का खान पान सारा इंतज़ाम हम ही लोगों को अस्पताल की तरफ से करना पड़ा। साथ में सरकार भी बहुत डेटा मांगती थी रोज़, कुछ पैरेलल डेटाज होते थे, रिपीटेड होते थे, पर वो सब देना पड़ता था। तो ये 1 महीना हम लोगों ने काफ़ी प्रेशर में काम किया, काफ़ी प्रेशर में। पर धीरे धीरे जैसे सिस्टम्स बनते गए, कमियां पूरी होती गई सामान की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, तो थोड़ी सी राहत मिलती चली गई। जी सर, बिल्कुल आपने कहा कि बहुत प्रेशर था, और उस प्रेशर सिचुएशन में आपके कुशल नेतृत्व में कई मरीज स्वस्थ हुए और अब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। जो निराशा का भाव था वो आशा में बदला। सर, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, ये भी बताया जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। अब ऐसे में क्या आपका अस्पताल अभी से कुछ विशेष रूप से तैयारी कर रहा है? और साथ ही साथ आपने सरकार का भी जिक्र किया था, तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से आप तैयारी करेंगे, क्या आपको सरकार से भी कुछ अपेक्षाएं हैं?
डॉक्टर सुबोध, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप अब आ रही है। अच्छा, ठीक है। देखिए, हमारे अस्पताल में नियोनेटल नवजात शिशुओं की सर्विसेज नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोग छोटे बच्चे या नवजात शिशुओं को तो नहीं ले पाएंगे। अगर तीसरी लहर आती है उनका हम इलाज नहीं कर पाएंगे, पर हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं 10 साल और उससे बड़े बच्चों को लेने के लिए और उनका इलाज करने के लिए। जहाँ तक सरकार से हम अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा यही रहेगी कि ऑक्सीजन और दवाइयों की जो सप्लाई है उसको इस बार ये लोग थोड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करें, पर्याप्त मात्रा में रिजर्व्स रखें सरकारी रिजर्व्स में, ताकि उसकी कमी ना हो। लेकिन सरकार अपने खुद के लेवल पे और प्राइवेट के लेवल पे पीडियाट्रिक आईसीयूज और आईसीयू बेड्स जो क्रिएट कर रही है वो हमें मालूम है, एटलीस्ट भोपाल का मुझे खबर है, एंड अच्छे गियर्ड अप हो रहे हैं। मतलब हम लोग बच्चे भी यदि अफेक्ट होते हैं तो बहुत आराम से उनको संभाल पाएंगे। मतलब सकारात्मक कदम जो है भविष्य को देखते हुए अभी से उठाए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तीसरी लहर से हम सभी को निपटना है, उस चुनौतियों को पार पाना है। सर, इस दूसरी लहर के दौरान जनता ने, हमने डॉक्टर्स का एक अलग रूप देखा। हम लगातार ये कहते हैं कि दिल से डॉक्टर्स बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन उनका जो मानवीय रूप है, संवेदनाओं से परिपूर्ण रूप है, कई बार देखने को मिला। आपकी बात मैं करूं तो सेवा भाव से अनेक लोग लाभान्वित हुए, कई लोगों को फायदा भी पहुंचा। कोरोना की इस महामारी में आपके प्रबंधन ने, आपके लीडरशिप में किस तरह से मरीजों की मदद की, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए? क्योंकि मानवीय संवेदनाओं को भी देखते हुए इस बार स्थिति पहले के मुकाबले अलग थी। सुबोध सर, आवाज चली गई क्या? कॉल कट गया। आप बोल सकते हैं सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। तो हम लोग नॉन कोविड अस्पताल रहे थे। इस बार हम लोगों ने सोसाइटी की ज़रूरत देखते हुए एक तो आधे अस्पताल को कोविड किया। हम लोगों ने आयुष्मान की योजना चालू रखी कोविड के इलाज के लिए, मरीजों के लिए। हमने आयुष्मान योजना का फ़ायदा मरीजों को दिया। BHEL, रेलवे, CGHS, इसके मरीजों को भी हम लोगों ने कोविड की सब सुविधाएं दी। बाकी जो मरीज थे उन लोगों के लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करना, जैसे काढ़ा है, हल्दी का दूध है, खान पान, उनकी जो दूसरी ज़रूरतें हैं, उन लोगों को परिजनों से समय समय पे वीडियो कॉल कराना। और हमने एक और चीज़ शुरू की थी कि यदि कोई परिजन बहुत ज़िद करता है कि उसे मिलना है हमारे मरीज़ से, तो ज़्यादातर अस्पताल मिलने नहीं देते हैं, पर हम लोग पूरे एहतियात करके PP किट पहनाकर सब करके उन लोगों को मिलवा भी देते थे 1-2 दिन में एक बार। जी डॉक्टर सुबोध, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? फ़ोन कट गया शायद, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा और सुना किस तरह से डॉक्टर सुबोध अपने फैसलों द्वारा मानव सेवा के समर्पण में लगातार लगे हुए हैं, और उनकी ज़िंदगी के कई पहलू भी अभी हम आपके सामने रखेंगे। अक्सर हम देखते हैं और समझते हैं कि किसी जाने माने अस्पताल का कोई डायरेक्टर है तो क्या उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं देखी होंगी? क्या उन्होंने हमेशा एक आराम भरा जीवन व्यतीत किया है? डॉक्टर सुबोध के बात करें तो उनके जीवन से जुड़ा एक अनछुआ पहलू है जिसको मैं सामने रखना चाहूँगा, और डॉक्टर सुबोध से सवाल भी करूँगा। अब हमारे साथ बने रहिए दर्शक, से मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि अभी डॉक्टर सुबोध की ज़िंदगी से जुड़ा एक और अनछुआ पहलू आपको जानने और समझने का मौका मिलेगा कि डॉक्टर्स की ज़िंदगी में और वो क्या क्या बातें होती हैं जो उनको बहुत कुछ सिखाती भी हैं, और मुश्किल भरे लम्हों में वही सीखी हुई बातें काम भी आती हैं, जनता के भी और सामाजिक सौहार्द, सामाजिक विकास के लिहाज से भी। एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर सुबोध जुड़ेंगे, जो लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं, और खासकर जब कोरोना की दूसरी लहर आई, डॉक्टर सुबोध ने अपने कुशल प्रबंधन और कई साल के अनुभव के बलबूते कई मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देते हुए
उम्मीद की लौ जगाई, जब मरीजों के परिजनों को निराशा के भाव ने पूरी तरह से घेर रखा था, वो परेशान भी हो रहे थे। साथ ही साथ और भी क्या क्या बातें रहीं, हम अब खुद जानेंगे डॉक्टर सुबोध जी से, जो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर, अभी जब कनेक्शन टूट गया था तो मैं दर्शकों को आपके जीवन के बारे में बता रहा था कि जब हम देखते हैं और सुनते हैं कि कोई भी शख्स किसी अस्पताल का डायरेक्टर है, तो उसने अपने जीवन में परेशानियां कभी देखी नहीं होंगी। बहुत एक सेफ जर्नी, बहुत आरामदायक जीवन रहा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां भी देखी हैं, बहुत कुछ सीखा है, और वही संस्कार, वही जो बातें आपने बचपन में सीखी मुश्किल भर में, क्या वो आज काम आ रही हैं जब आप और लोगों को मुश्किलों में देखते हैं? जो संघर्ष हम लोगों ने जीवन की शुरुआत में किया था, उससे मुझको रिश्ते और इंसानियत का महत्व समझ आया, और ये देखा गया कि पैसा, रिश्ते, इंसानियत, इन सब में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। पैसे की कीमत समझ आई कि उसको कितना संभाल के खर्च करना चाहिए। कड़ी मेहनत की कीमत और फ़ायदे अब समझ आते हैं। तो ये सब जो संघर्ष हम लोग शुरुआत में अपनी ज़िंदगी में करते हैं, यह हमको बहुत फ़ायदा देती है बाद में हमारे प्रोफेशन में और हमारे बिजनेस में और हमारी ज़िंदगी में। जी, संघर्ष और संस्कार बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, ये मैं आज देख भी पा रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ। सर, अब मैं बात करता हूँ आपके हॉस्पिटल की। सिद्धांता हॉस्पिटल का जब जिक्र होता है तो आपके नेतृत्व में भोपाल ने नई ऊंचाइयां हासिल की। सिद्धांता हॉस्पिटल की जब बात करते हैं सर, आपके अलावा आपकी टीम में जो अदर डॉक्टर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनका क्या योगदान रहा? और मानसिक रूप से वो भी काफ़ी दबाव महसूस कर रहे होंगे इस कोरोना काल में, और खासकर दूसरी लहर के दौरान। उस वक्त आप क्या क्या बात करते थे अपनी टीम से, उन्हें क्या बातें समझाते थे ताकि वो भी पूरी मानसिक स्थिति उनकी मजबूत रहे और बेहतर तरीके से वो इलाज कर सकें? डॉक्टर सुबोध, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, कनेक्शन अगर कट गया है, हम दोबारा कॉल करते हैं, क्योंकि एक एक बात सुननी और समझनी बहुत जरूरी है। जब भी किसी संस्थान की हम बात करते हैं तो क्यों ये समझना जरूरी है कि दूसरी लहर के दौरान अगर किसी भी अस्पताल प्रबंधन ने चुनौतियों को पार पाते हुए मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज किया, और एक तरफ कई मरीज जब दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उस दौरान अस्पताल प्रबंधन की भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इलाज करते वक्त भी और मरीजों के एडमिशन के वक्त भी। एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर सुबोध जुड़ गए हैं। सुबोध सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैं बात कर रहा था सिद्धांता हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं बात कर रहा था आपके टीम मेंबर्स की, वो टीम मेंबर्स जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, कर्मचारी भी हैं। दूसरी लहर के दौरान जो मेंटल प्रेशर हेल्थ सेक्टर पर था, आपकी टीम पर था, उन चुनौतियों से निपटने में आप अपनी टीम मेंबर से क्या बातें करते थे, उन्हें किस तरह समझाते थे, उनका क्या योगदान रहा? डॉक्टर सुबोध, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, कुछ देर इंतजार कीजिए, डॉक्टर सुबोध हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। और इसकी वजह यह है कि हम उनकी जिंदगी के हर अनछुए पहलुओं को आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए मिसाल भी बनते हैं और उनसे जुड़ी बातें दूसरों को भी प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर सुबोध, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैं लगातार ये जानना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं, हेल्थ सेक्टर पर जिस तरह का प्रेशर था, उससे निपटने में आप उन्हें क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते थे, क्या क्या गाइडलाइंस रहती थी, और उनका योगदान कितना रहा? डॉक्टर सुबोध, हेलो, आप
आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुबोध जी, अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुबोध जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी जी जी, ठीक है सर। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे अस्पताल की तैयारियों की, अस्पताल में किस तरह के इंतजाम है, अब मैं जानना चाहूंगा आपकी टीम मेंबर्स के बारे में। तुम्हारा फोन नंबर फिर से। जी ठीक है डॉक्टर सुबोध, आपने अपने कुशल प्रबंधन में जिस तरह से इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान काम किया, मानवता का धर्म निभाया और मिसाल पेश की, उसके लिए सलाम इंडिया के इस मंच से हम आपको सम्मानित करते हैं। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का।